नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है काव्य हेतु। आज हम काव्य हेतु के अर्थ और भेद के विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। काव्य हेतु। काव्य हेतु को काव्य का निमित्त कारण कहा गया है। निमित्त कारण से अभिप्राय उन कारणों से है जिनके बिना काव्य रचना संभव ही नहीं। ये वे साधन या तत्व होते हैं जो काव्य की प्रेरक शक्ति बनते हैं, अर्थात यही वे तत्व हैं जो किसी कवि में प्रेरणा शक्ति उत्पन्न करते हैं कि वो कविता रच सकें। अब बात आती है काव्य हेतु के भेदों के विषय में। यद्यपि जैसा कि सभी जो पहले हमारे विषय आए हैं, जैसे काव्य प्रयोजन की अगर हम बात करें, काव्य के तत्वों की या काव्य के गुणों की बात करें, तो सभी संस्कृत आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने भेद बताए हैं। ठीक इसी प्रकार से काव्य हेतु भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं। लेकिन प्रकारांतर से देखें तो तीन जो हेतु हैं, तीन काव्य हेतु सभी ने स्वीकार किए हैं, और ये तीन काव्य हेतु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हम क्रमशः इन्हीं पर आज हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। प्रतिभा पहला जो काव्य हेतु है, सबसे बड़ा जो काव्य हेतु माना जाता है। यद्यपि जो तीन ये हेतु हैं, इन सभी को ही आवश्यक माना गया है कविता की रचना के लिए, लेकिन सर्वाधिक जो महत्व प्रदान किया गया है संस्कृत आचार्यों द्वारा, वो दिया गया है प्रतिभा को। प्रतिभा काव्य का प्रधान हेतु है। सभी संस्कृत आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है। प्रतिभा शब्द की व्युत्पत्ति भा धातु में प्रति उपसर्ग लगाने से हुई है। भा का अर्थ दीप्ति, आभा या प्रकाश से लिया जाता है। इस प्रकार प्रतिभा का अर्थ उस शक्ति से है जो मनुष्य के मन में काव्य उपयोगी शब्दार्थ का प्रकाशन करती है। यहाँ पर एक और बात मैं इससे पूर्व कहना चाहूँगा कि राजशेखर ने प्रतिभा को कहा है कि वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। भट्ट लोलट ने नवीन विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। आचार्य मम्मट प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हैं। काव्य का बीज मानने से अभिप्राय ये है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यहीं से उद्रेक होता है कविता का। प्रतिभा के दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं, कार्यत्री और भावयत्री। कार्यत्री प्रतिभा का संबंध कवि से है जिसके बल पर वह काव्य रचना करता है, और प्रतिभा का की दूसरी जो प्रकार है भावयत्री का संबंध पाठक से है जिसके बल पर वह काव्यानंद ग्रहण करता है, रस की अनुभूति करता है। दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है बहुज्ञता, यद्यपि मम्मट ने इसके लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है। अतः ज्ञान की प्राप्ति को व्युत्पत्ति कहा जा सकता है, जिसमें सभी प्रकार का शास्त्रीय तथा लौकिक ज्ञान समाहित है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई मनुष्य यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा के पश्चात व्युत्पत्ति दूसरा महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। जहाँ प्रतिभा एक जन्मजात संस्कार है जिसके माध्यम से किसी कवि में वह शक्ति उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से वह कविता रचता है, वहीं व्युत्पत्ति अर्थात शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से वह अपनी उस प्रतिभा का सही ढंग से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना सीखता है। तीसरा काव्य हेतु अभ्यास को माना गया है। अभ्यास अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे अधिक कारगर सिद्ध होता है। अभ्यास के माध्यम से जो जड़मति है वह भी बुद्धिमान बन जाता है। काव्य रचना का निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास के बिना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी कुंठित होकर नष्ट हो जाता है, अर्थात बहुत अधिक जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है लेकिन अभ्यास नहीं करता और ना ही शास्त्रीय ज्ञान उसके पास है, तो हो सकता है कि उसकी प्रतिभा ऐसे ही नष्ट हो जाए। इसलिए सभी संस्कृत आचार्यों ने अभ्यास को काव्य रचना का महत्वपूर्ण हेतु माना है। केवल प्रतिभा से ही काव्य का निर्माण नहीं होता, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान और काव्य रचना का अभ्यास भी अनिवार्य माना गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अन्य दो हैं, अगर हम व्युत्पत्ति की बात करें, अगर अभ्यास की बात करें, वो भी बड़े महत्वपूर्ण काव्य हेतु हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही काव्य हेतु हैं। प्रतिभा प्रधान काव्य हेतु है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास से उसे निखारा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।